Next is question number 10. In the arrangement shown, the pulleys are fixed and ideal, the strings are light, M1 is greater than M2 and S is a spring balance which is itself massless. So the reading of S, we need to tell the reading of the spring balance. ठीक है? So first we will understand the concept of a spring balance. ठीक है? Spring balance is basically an instrument which is used to measure mass of an object. ठीक है? इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये एक मेटालिक कंपास या मेटालिक केस टाइप का होता है जिसके अंदर स्प्रिंग होती है और इसमें रीडिंग्स हम नोट कर सकते हैं यहाँ पे. ठीक है. इसका जो फर्स्ट एंड होता है दैट इज कनेक्टेड टू अ सीलिंग वाया अ स्ट्रिंग और वाया अ रोप, और जो इसका अदर एंड होता है ये एक हुक से कनेक्टेड होता है जहाँ पे हमें जिस ऑब्जेक्ट के मास को निकालना है हम उसे यहाँ पे अटैच करते हैं. ठीक है. तो लेट्स से हमने यहाँ पे मास m को अटैच किया. नाउ व्हाट हैपन्स, ये अलग अलग स्ट्रिंग है, इसका टेंशन सपोज है T1 और इसका टेंशन सपोज है T2. ठीक है. तो सपोज दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. तो अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी और T1 जो है वो T2 के बराबर हो जाएगा. ठीक है. तो इसका भी टेंशन T है और इसका भी टेंशन T है. और अगर स्प्रिंग इक्विलिब्रियम में नहीं, अगर ये सिचुएशन इक्विलिब्रियम में नहीं है, इफ स्प्रिंग इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, इवन इफ स्प्रिंग इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, दिस इज कंसिडर्ड टू बी मासलेस. मतलब कि जो आइडियल स्प्रिंग होती है उसे हम मासलेस कंसिडर करते हैं. तो इस वैल्यू में क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू MA, M 0 हो जाता है और उस केस में भी T1 T2 के बराबर हो जाता है. तो जो स्प्रिंग बैलेंस है, स्प्रिंग में जो टेंशन ऊपर साइड होगी वही टेंशन नीचे की साइड होगी. ठीक है. तो ये जो स्प्रिंग बैलेंस है ये बेसिकली क्या मेजर करता है, ये टेंशन मेजर करता है. इक्विलिब्रियम में टेंशन mg के बराबर होगा. ठीक है. ये जो रीडिंग देता है, रीडिंग गिवन बाय स्प्रिंग बैलेंस इज T बाय G, दिस टेंशन वैल्यू डिवाइडेड बाय G. सो दिस इज mg बाय G. तो ये वैल्यू कितनी आ गई, m. तो बेसिकली इट मेजर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है. अब इस केस में देखना, इसका सपोज इसका भी टेंशन T है और इसका भी टेंशन T है. टेंशन बराबर होगा. क्यों होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि द स्प्रिंग बैलेंस विच इज इटसेल्फ मासलेस. मासलेस स्प्रिंग बैलेंस को ही हम आइडियल स्प्रिंग बैलेंस बोलते हैं और उसके दोनों एंड में जो स्ट्रिंग्स कनेक्टेड होती है उनका टेंशन बराबर होता है. ठीक है. Suppose this is moving downward with some acceleration a and it is moving upward with some acceleration with the same acceleration a, ये ऊपर जाएगी. अच्छा, ये स्प्रिंग जो है ये elongate होगी. ठीक है. और ये जो रीडिंग कितनी देगी, ये T बाय G रीडिंग देगी. तो हमें बेसिकली T की वैल्यू निकालनी है. तो M1 के लिए हम FBD बनाते हैं, M1 और M2. M1 नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है M1G, ऊपर की तरफ टेंशन और इसका एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड. ऊपर की तरफ टेंशन, नीचे की तरफ M2G एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स. विल राइट इक्वेशन, फोर्स इक्वेशन. सो फॉर M1G माइनस T इज इक्वल टू M1A और M2 के लिए T माइनस M2G इज इक्वल टू M2A. ठीक है. दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे
on adding these two equation we get m1 minus m2 into g is equal to m1 plus m2 into a। तो यहाँ से हमको a की वैल्यू कितनी मिल जाती है, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। ठीक है, अब इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, तो t विल बी इक्वल टू m2a मीन्स m2 इंटू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 g प्लस m2g। ठीक है, ये है m2g से ऐड आ जाएगा तो प्लस m2g, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, m1 m2 माइनस m2 स्क्वायर प्लस m1 m2 प्लस m2 स्क्वायर होल इंटू जी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, m2 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर कैंसिल, तो ये वैल्यू हो जाएगी t विल बी इक्वल टू 2 m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। ठीक है, ये t की वैल्यू आ जाएगी। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे t की वैल्यू पूछी गई है, नहीं, हमसे क्या पूछा गया है, रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। तो स्प्रिंग बैलेंस क्या रीड करेगा, t बाय जी, मतलब कि 2 m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी डिवाइडेड बाय जी। सो इट बेसिकली बिकम्स 2 m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, ब्लॉक A is placed on block B whose mass is greater than that of A. There is friction between the blocks while the ground is smooth. A horizontal force P increasing linearly with time begins to act on A. The acceleration a1 and a2 of A and B respectively are plotted against time. Choose the correct graph. First try to understand this concept again. ये एक ब्लॉक रखा हुआ है m मास का, और ये जो सरफेस है ये रफ है। ठीक है, और अभी ये ब्लॉक स्टेशनरी है, तो हम इसका एफबीडी बनाते हैं। नीचे की तरफ फोर्स लगेगा mg और ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगेगा। ठीक है, और नॉर्मल जो है वो mg के बराबर होगा। अभी दिस ब्लॉक इज इन रेस्ट। ठीक है, इज एट रेस्ट। नाउ द सरफेस इज रफ। क्या इसमें अभी कोई फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इस ब्लॉक को पुश करना स्टार्ट किया, इसे मैंने धक्का देना स्टार्ट किया F। जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट को पुश करना स्टार्ट करते हैं, कि बड़े से बड़ा ऑब्जेक्ट हम पुश करना स्टार्ट करते हैं, तो हम बस स्टार्ट करते हैं और वो मूव करने लग जाता है। इज इट ट्रू? क्या ऐसा होता है कि आप अपने घर में बड़े से बड़े फर्नीचर्स को बस आपने हाथ लगाया और वो चल दिया आगे? क्या ऐसा कभी होता है? नहीं होता है। जनरली क्या होता है, वी स्टार्ट पुशिंग द ऑब्जेक्ट, हम पुश करते हैं, हम फोर्स की वैल्यू बढ़ाते हैं, हम ताकत बढ़ाते हैं, हम इंक्रीज करते हैं फोर्स, उसमें जितना हम अप्लाई कर रहे हैं इंक्रीज करते हैं, और एक पर्टिकुलर लेवल के बाद वो पुश होना स्टार्ट होता है। ठीक है, इसका मतलब उसे कोई फोर्स है। अगर हम यहाँ पे कोई फोर्स लगा रहे हैं और ये पार्टिकल मूव, ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इस ऑब्जेक्ट का रिजल्टेंट फोर्स 0 है। अगर इसका एक्सेलरेशन 0 है तो इसका रिजल्टेंट फोर्स 0 कब होगा? जब इसे काउंटर करने वाला कोई और फोर्स होगा। तो इसे काउंटर करने के लिए जो फोर्स एक्ट होता है वो होता है फ्रिक्शन, एफएस, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स दो होते हैं, स्टैटिक और काइनेटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, जब दो आई शुड नॉट से कि जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, आई शुड से कि जब दो सरफेस के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता है तब स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। जैसे ये मेरे हाथ है, ये जा रहे,
ठीक है, आई एम मूविंग दीज हैंड्स, दे आर मूविंग विथ सेम वेलोसिटी सेम एक्सेलरेशन, इन दोनों के बीच में इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, ये मतलब ये दोनों एक दूसरे के रिलेटिवली मूव नहीं कर रहे। तो अभी इस केस में इसमें कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। लेकिन अगर ये ऐसे मूव करते तो दीज टू सरफेस आर इन रिलेटिव मोशन विथ ईच अदर, तो उस टाइम उसमें कौन सा फोर्स लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन। या नाउ अब हमने ऑब्जेक्ट को धक्का देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, हम धक्का दे रहे एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद एक मैक्सिमम वैल्यू, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये एक मैक्सिमम वैल्यू तक, एक पर्टिकुलर वैल्यू तक वो कोई भी ऑब्जेक्ट के मोशन को रेजिस्ट कर सकता है, उसके बाद नहीं कर सकता। तो हमने इसे धक्का देना स्टार्ट किया, हम वैल्यू बढ़ाते गए और फाइनली हम एफएस मैक्स के बराबर हम ले आए इसे, एफएस मैक्स। जब फोर्स एफएस मैक्स के बराबर हो जाएगा तो एट दैट पॉइंट दिस ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट मूविंग, और जैसे ही ये मूव करना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, इसका एफबीडी क्या होगा, फिर उसके बाद नीचे mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल, आगे की तरफ f और पीछे की तरफ fk, काइनेटिक फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपने एक बात और नोटिस की होगी कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट को, किसी फर्नीचर को जब हम धक्का देते हैं तो स्टार्टिंग में हम फोर्स बढ़ाते हैं, मेहनत लगती है, एंड वंस इट स्टार्ट्स मूविंग तो हमें थोड़ी कम मेहनत लगती है। इसका मतलब कि जब ये रेस्ट में था तो इसे मूव करने के लिए फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ा, बट वंस इट स्टार्ट मूविंग इसका जो अपोजिंग फोर्स है, द फ्रिक्शन फोर्स जो इस मोशन को अपोज कर रहा था वो थोड़ा कम हो गया। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ होता है फ्रिक्शन फोर्स एंड फोर्स वर्सेस फ्रिक्शन फोर्स, हम जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते हैं वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स बढ़ना स्टार्ट होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है एफएस मैक्स, और फिर उसके बाद ये कम हो जाता है, और एंड इट इज़ कांस्टेंट एफ के बराबर। स्टैटिक फ्रिक्शन एफएस मैक्स एंड देन एफ के। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, हम इन दोनों के लिए एफबीडी बनाएंगे, दिस इज ए एंड दिस इज बी। जैसे ही पी फोर्स लगना स्टार्ट होगा, तो इसे फ्रिक्शन इन दोनों सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन होने वाला है, रिलेटिव मोशन होना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो इनिशियली इसमें फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो इन दोनों सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। तो वो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, इसको सामने की तरफ पी फोर्स लग रहा है, इसे पीछे की तरफ लगेगा एफएस, और इसे एनएलएम न्यूटन थर्ड लॉ मोशन के हिसाब से इसे सामने लगेगा एफएस। ठीक है, इनिशियली ये दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। अगर हम इसे एज ए सिस्टम देखें, इसे एज ए सिस्टम कंसिडर करें, तो ये दोनों एक्सटर्नल फोर्स P लग रहा है और पीछे की तरफ क्या कोई फोर्स है, इन दोनों सरफेस के बीच में तो कोई ये सरफेस तो स्मूथ है, तो ये कुछ A एक्सेलरेशन से मूव करेगा। तो इनिशियली क्या होगा, A1 विल बी इक्वल टू A2, A1 विल बी इक्वल टू A2 एंड दिस विल बी इक्वल टू, इक्वेशन लिख लेते हैं, P माइनस Fs। ये कब तक होगा, Fs मैक्स तक होगा। तो P माइनस Fs मैक्स इज इक्वल टू M1A and Fs max is equal to M2A. So P is equal to M1 plus M2A. तो A की वैल्यू कितनी आ गई, P डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ठीक है, दैट इज इक्वल टू Fs मैक्स, P Fs मैक्स के बराबर होगा M1 प्लस M2, एक्चुअली Fs डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ठीक है, P की वैल्यू बढ़ रही है, Fs मैक्स तक इन दोनों का सेम एक्सेलरेशन होगा। मतलब अगर हम एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाए तो A1 का एक्सेलरेशन, दोनों का एक्सेलरेशन बराबर है, ये इंक्रीज हो रहा है, P डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंक्रीज हो रहा है, और कहाँ तक इंक्रीज हो रहा है, Fs मैक्स तक। जब तक ये वैल्यू Fs मैक्स है तब तक इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो क्या है, इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। अब जैसे ही इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, जैसे ही ये P की वैल्यू बढ़ती है, एक मैक्सिमम लिमिट तक ये इसे अपोज कर पाएगा,
फिर एक पर्टिकुलर व्हेन p इज ग्रेटर देन, व्हेन p क्रॉसेस दिस वैल्यू एफ एस मैक्स, इसे सामने की तरफ फोर्स लगेगा p और पीछे की तरफ लगेगा एफ के, और b को सामने की तरफ फोर्स लगेगा एफ के। तो b जो है दैट विल बी इक्वल टू एम ए, सॉरी एफ के इज इक्वल टू एम ए एम ए टू, तो ए टू विल बी इक्वल टू एफ के बाय एफ। उसके बाद जो 2 का एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, वो ऐसा हो जाएगा। लेट्स सी फॉर A1। A1 के लिए अगर हम देखें, A1 के लिए A1 का एक्सेलरेशन क्या होगा, p माइनस एफ के, p माइनस एफ के इज इक्वल टू एम A1। सो A1 विल बी इक्वल टू p माइनस एफ के डिवाइडेड बाय m, p माइनस एफ के डिवाइडेड बाय m, so that is equal to p by m minus fk by m, ठीक है, that is equal to kt k by mt, मतलब p को सपोज हमने kt के बराबर, p जो है that is linearly increasing with time t, तो p is equal to kt by m minus fk by m, we can write it as m1 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 m1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो फोर्स है इसका, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो p डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 था, दैट इज यहाँ तक एक्सेलरेशन जो था a1, सपोज ये टाइम t है, t1 है लेट्स से, t1 तक जो एक्सेलरेशन था वो था p डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है, दैट इज इक्वल टू kt डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये जो स्लोप है इसका स्लोप क्या था, k डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये स्लोप कितना कम था, नीचे ज़्यादा है, और a2 के बाद a1 बाद में, a1 आफ्टर टाइम t, आफ्टर t1, आफ्टर t1 a1 का स्लोप कितना है, p बाय m, ये फोर्स एक्सेलरेशन कितना है, p बाय m माइनस एफ के बाय m, इसका स्लोप है के टी डिवाइडेड बाय m माइनस कांस्टेंट, इसका स्लोप बढ़ गया, मतलब कि t1 टाइम के बाद इसका ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज a1 a2, दिस इज a1 एंड दिस इज a2। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी क्यों नहीं आया, समझ आया? इनिशियली क्या हो रहा था, इसका जो स्लोप था वो कम था, और बाद में t1 टाइम के बाद इसका स्लोप बढ़ गया, इसीलिए यहाँ से ऐसा हो गया, और t1 टाइम के बाद ये तो कांस्टेंट ही हो गया, ठीक है।